चलिए रेलवे एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम है वो कब से होने वाला है? 15 दिसंबर। 15 दिसंबर से रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम होने वाला है और ये एग्ज़ाम जो है आपका चरणबद्ध तरीके से डेट वाइज ऐसे होते रहेगा। जिनका किस्मत ख़राब है उनका एकदम शुरू हो जाएगा और उसमें किस्मत अच्छा भी हो सकता है। आप ये भी बोल सकते हो आपका पहले से तैयारी है तो आपका किस्मत भी अच्छा है। शुरू में कई बार क्वेश्चन अच्छे भी आते हैं, है ना। तो 15 तारीख से स्टार्ट होगा और ये पूरा लंबा प्रोसेस चलेगा। तो कितने दिन बचे हुए हैं अभी से? स्टार्ट होने में कितने दिन बचे? आज 8 अक्टूबर है। नवंबर दिसंबर 2 महीना वो हो गया, है ना। 60 दिन का और उधर और 7 दिन, 67 दिन। 67 दिन और मान के चलिए अगर आप थोड़ा सा इधर उधर करते हैं तो लगभग 70 दिन। तो लगभग इस 70 दिनों में हमको क्लास कंप्लीट करना है और 70 दिनों में जब क्लास कंप्लीट करोगे इसके अंतर्गत आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। एक तो इसमें आपको जो है क्लास तो मिलेगी ही मिलेगी जो क्लासेस हो रही है, साथ में इसको मैं आपको पीडीएफ भी देने वाला हूँ। जो क्लास अभी इकोनॉमिक्स का चलने वाला है या और आगे जो जो चलने वाला है, अब आपको सीधा नोट्स मिलेगा, लिखाने वाला काम नहीं, ठीक है। तभी वो कितने दिन में कंप्लीट हो पाएगा? 70 दिनों में। ऐसे में फिर तो नहीं हो पाएगा, आप जानते भी हो। इसमें जो है प्रैक्टिस सेट भी रहेगी, प्रैक्टिस सेट भी रहेगी और इसमें जो है 40 मॉडल पेपर भी रहेगा। 40 मॉडल पेपर। अरे भाई 40 मॉडल पेपर होता कितना है आप बताओ? 40 मॉडल पेपर है। एसीएफ का तो कितना पेपर कितना था? 17 और उधर 4 21, 21 और 4 25 कितना हो रहा है? ये 21-25 ऐसा कुछ क्वेश्चन। उतने में हालत ख़राब हो गया। कैसे कोमल? 21-25 क्वेश्चन पेपर करने में, उसके बाद उसका आंसर देने में, उतने में हालत ख़राब हो गया। बट शायद रेलवे में आपका जो है 100 क्वेश्चन का करेंगे तो वो हो जाएगा। कोशिश करेंगे उसको करने का। और बाकी एसीएफ का जो बचा हुआ है वो कुछ दिन में फिर स्टार्ट हो ही जाएगा। तो 40 मॉडल पेपर ये अलग है, प्रैक्टिस पेपर ये अलग है और ये तो आप जानते ही हो। और ये जो मॉडल टेस्ट पेपर है वो स्टार्ट हो जाएगा नवंबर में। नवंबर में पूरा मॉडल टेस्ट पेपर चलेगा। ये नवंबर के शुरुआती वीक या फिर सेकंड वीक में, तब कहीं जाके दिसंबर तक हम करेंगे। कहाँ? 40, ठीक है। तो जब आप एनटीपीसी जब पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले इनका सिलेबस आपको पता होना चाहिए। तो टोटल जो है ये कौन सा होगा? ये सीबीटी मतलब ये हो गया कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट, ऑनलाइन पेपर होगा। सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। और ये ऑनलाइन जो होना है वो 2 टेस्ट होने, 2 पेपर होने हैं। क्या आप इसको प्री मेंस भी बोल सकते हो बोलने के लिए। एक होता है सीबीटी 1 और एक होगा क्या? सीबीटी 2। तो फिलहाल आपको जो है टारगेट सीबीटी 1 तो रखना ही रखना है, लेकिन आपको इसको भी देखते हुए करना है ताकि जब आप ये निकल जाए तो इसमें आप ज़्यादा फोकस, आप उस समय जो है ज़्यादा मेहनत ना करना पड़ेगा क्योंकि इसका सिलेबस सेम है, लगभग समय बस का अंतर है, ठीक है। और इतना है गारंटी कि जैसे आप लोगों ने इसके पहले जो है ग्रुप डी और असिस्टेंट लोको पायलट के जो एग्ज़ाम हुए थे और उसमें जिस तरीके से पहले पेपर में बहुत सारे लोगों ने क्लास का निकाला हुआ था, तो ऐसे इस बार सीबीटी 1 में भी बहुत सारे लोग का निकल जाएगा, इतना तो पता है। जो दिक्कत होने वाला है वो सीबीटी 2 में होने वाला है। लेकिन हमारा अभी ये नहीं है फोकस, अभी हमारे लिए कठिन ये नहीं है, अभी हमारे लिए ये फोकस करना है क्योंकि जब आप ये करोगे तब कहीं जाके आपको ये मिलने वाला है। और इसको आप ये मत सोचना कि हमको इसको करना है, हमको अभी इसको करना है क्योंकि इसको पार करोगे तब ये होना है। लेकिन जब पढ़ाई जब करोगे तो आपको इसको सम्मिलित रूप से करोगे क्योंकि आपको इसमें मैं आपको बताऊंगा इसमें आपको कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, कितने क्वेश्चन आने वाले हैं 100। और इसमें आपको कितने क्वेश्चन आने वाले हैं 100। दोनों में 100 क्वेश्चन। ये जो 100 क्वेश्चन है इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो है 90 मिनट। 90 मिनट मतलब 1.5 घंटा। 1.5 घंटे में आपको कितना क्वेश्चन बनाना है?
100 क्वेश्चन। मतलब आप सोच सकते हैं 1 मिनट में आपको कितना क्वेश्चन बनाना है। अरे 90 मिनट में 90 क्वेश्चन होता है, एक मिनट के हिसाब से भी करोगे तो, लेकिन यहाँ तो 100 क्वेश्चन है ना, मतलब एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से भी कम समय मिल रहा है कि नहीं है ना। 90 मिनट में 90 क्वेश्चन होता तब आपका 1 मिनट होता। इसमें जो है आपको जो मिलने वाला है वो ओनली 60 मिनट CBT 2 में। 1 घंटा में आपको 100 क्वेश्चन बनाना है। इसी कारण मैंने बोला कि जब आप तैयारी करोगे तो ऐसे तैयारी करो कि आपको जो है टाइम मैनेजमेंट करके तैयारी करना है कि ये बाकी सिलेबस सेम है। इसमें जब आप सिलेबस यूज़ करेंगे तो इसमें 3 तरीके की चीज़ पढ़ना है। पहला तो है आपका मैथमेटिक्स, दूसरा जो है वो GIR मतलब जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, मतलब फाइनली रीजनिंग बोल सकते हो आप, सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्क शक्ति होता है ना, तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग मतलब रीजनिंग है ये, और ये मैथमेटिक्स। और दूसरा जो है वो है GA जनरल अवेयरनेस। ये 3 टॉपिक आपका होने वाला है, और इन 3 टॉपिक में इसमें आपको मिलने वाला है 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के। रीजनिंग के मैं सीधा रीजनिंग लिख देता हूँ, नहीं तो कन्फ्यूज़न हो जाओगे आप लोग। रीजनिंग के जो है वो 30 क्वेश्चन, और इसके जो है वो 40। अब वेटेज देख लो किसका ज़्यादा है। अब देखने से समझ में आ रहा है वेटेज किसका ज़्यादा लग रहा है। मैथ्स रीजनिंग 30-30-60। और ये वेटेज साथ साथ होने के साथ साथ ये अच्छा प्लस पॉइंट ये है कि जिनका मैथ्स रीजनिंग अच्छा होता है ना, तो बनाते हैं तो सही बनता है, और बनता है मतलब नंबर मिलना ही मिलना है। इसमें क्या होता है, इसमें प्रॉब्लम ये होता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। भाई अब जो चीज़ आपको इसमें क्या है, जीके में क्या चीज़ है, जो आपको पता है मतलब पता है, उल्टा सीधा मारे मतलब वो तुक्का च मारे समझो, नहीं आता उसको तुक्का ही मारोगे या छोड़ोगे, लेकिन इसको आप ट्राई करोगे तो सही बनेगा ना, तो नंबर मिलेगा। तो स्कोरिंग ये चीज़ होता है। बट इसमें आपको समय को देखना है भाई कि 90 मिनट में आपको तीनों के तीनों को करना है। तो इसके लिए रेलवे या जब भी ऑनलाइन दिलाते हो तो इसके लिए टाइमिंग मैनेजमेंट होना चाहिए। टाइमिंग मैनेजमेंट, समय का मैनेजमेंट। तो 30-30-60 और ये 40। और जनरल एवरेज में भी आपको देखेंगे तो इसमें भी अलग अलग चीज़ बटा हुआ है। सबसे बड़ा चीज़ तो आपको तो करंट अफेयर, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको करंट अफेयर पढ़ना ही है। और सिर्फ मैथ्स रीजनिंग के भरोसा भी नहीं हो सकता। अगर आप कोई सोच रहे होंगे मेरा मैथ्स रीजनिंग अच्छा है तो मैं हो जाएगा, गलत सोच रहे हैं। मैथ्स रीजनिंग में भैया 60 ही नंबर में कुछ नहीं होने वाला है। 60 नंबर में कुछ नहीं होना, ऊपर से थोड़ा बहुत एक आध गलत भी हो जाता है तो नहीं हो पाएगा। आपको ये चीज़ करना ही पड़ेगा। करंट अफेयर सबसे ज़्यादा आप करो। साथ में इसके आपको मिलने वाले हैं इकोनॉमिक्स, साथ में आपको इसमें मिलने वाले हैं हिस्ट्री, साथ में इसको आपको मिलने वाले हैं क्या चीज़, जियोग्राफी, साथ में इसमें आपको मिलने वाले हैं साइंस, और इसमें और क्या मिलने वाले हैं, इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, और मिलने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान एवं राज्य व्यवस्था। ठीक है, तो इसको जो 40 नंबर में ये सभी चीज़ें आने वाली हैं। तो आप बोलोगे कि नहीं मेरा इतना बस कर लेने से हो जाएगा, काम नहीं चलेगा। दोस्तों ये तो करना पड़ेगा, और इसके लिए आपको समय कम देना है इसमें एग्ज़ाम में जब बनाते समय, क्योंकि जो पता है वो पता है, जो समय देना है वो आपको इसमें देना है। इसमें 20 मिनट में ही आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ओनली 20 मिनट में पूरा 40 क्वेश्चन को। ऐसा आपको टारगेट बना के चलना है कि शुरू के 20 मिनट में ही आपको ये कर लें। 20 मिनट में 40 क्वेश्चन, फिर बचा जो 70 मिनट हैं उस 70 मिनट में आपको फिर ये करना है। ठीक है, तो इतने बारे में आपको पता होना चाहिए। और अगर आप इसमें बात करते हैं, सुनिए इधर सुनिए। अब इसमें मैंने शायद एक गलत बात बोल दिया, 60 मिनट नहीं, इसमें 90 मिनट है। इसमें भी कितना मिनट है, 90 मिनट। इसमें जो आने वाले हैं मैथ्स, रीजनिंग और जीए। मैथ्स आने वाले हैं 35 नंबर के, रीजनिंग आने वाले हैं 35 नंबर के, जीए आने वाले हैं 50 नंबर के। है उतना ही, 90 मिनट। क्वेश्चन आएंगे 120,
होइस ना भाई, 120 मतलब क्वेश्चन 120 रहेंगे। पहले मैंने उसको अलग बोल दिया था, बाकी 120 क्वेश्चन रहेंगे 90 मिनट। तो है वही चीज़, आपको इसमें जो है आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, मैथ्स रीजनिंग को अच्छा चल भी रही है, कोई दिक्कत मैथ्स रीजनिंग में किसी को नहीं है, बढ़िया करते रहना और कोशिश करना कि जो एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न है ना, खासकर इसके पहले वाले 2018-19 में जो एग्ज़ाम हुए थे उसका PDF आपको पता होगा कि आपके पास है कि नहीं है, वो पेपर को उसको बनाओ आप, ज़्यादा बेस्ट है उसको। ठीक है, तो चलिए आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं क्या चीज़, इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करते हैं। ये बाकी तो मेरे ख्याल से सबको पता है और समझ में भी आ गया होगा, लेकिन टारगेट आपको बना के चलना है तभी हो पाएगा। और इस कारण मैं बोल रहा हूँ कि रेलवे अब फिर कब आएगा ना, कब नहीं आएगा। अब एक तो इतना सारा दिक्कतें हो रही है रेलवे के साथ, जानते हो ना, रेलवे के साथ बहुत बारी बात आता है कि रेलवे को अब बेचा जा रहा है और ये सब चीज़, तो अभी वैकेंसी के कोई संभावना नज़र नहीं आ रहा है। इसका ना लास्ट आप समझ लीजिए कि आपका ये लास्ट है, इसका इसको ध्यान से पढ़ना। इकोनॉमिक्स आपने जब न्यूज़पेपर उठा के पढ़ते होंगे तो आपने कई बार ये चीज़ देखे होंगे कि आज ये घोटाला हो गया, बैंक में ये घोटाला हो गया, आज मुद्रा की स्थिति जो है वो गिर गई है, देश की अर्थव्यवस्था बहुत चौपट हो गई है। ये सभी चीज़ें देखते हो ना, तो ये जो जितने आसपास की जो चीज़ें देखते हो उसको लिंक करके पढ़ना है। एक्चुअल में जो आजकल के जो नेचर है ना पूछने का, वो करंट अफेयर से है। कोई भी चीज़ें पढ़ो आप पहले क्या होता था ना, संविधान जो आता था मान लो, वो हमारे पुराने ढर्रे क्वेश्चन आते थे, जो पूछा जाता था वही पूछता जाता था, सीधा जो है वो है, स्टैटिक पूछा जाता था, मूल अधिकार और ये सब चीज़। अब चेंज हो गया है, अब क्या हो गया है कि जो करंट अफेयर के साथ लिंक करता है ना उसको पूछता है। जैसे अभी मान लेते हैं कोई एक चीज़, जैसे उस समय जैसे मान लेते हैं जम्मू कश्मीर वाला ही बात हुआ था, जम्मू कश्मीर में जो आर्टिकल हटाया गया 370, तो जब भी जो चीज़ होता है वहाँ से रिलेटेड, करंट अफेयर से रिलेटेड करके उसको कॉन्स्टिट्यूशन में पूछा जाता है। चाहे आप उसमें से आप महाराष्ट्र में देखो, आप राजनीतिक उठापटक हुआ था, जानते हो ना, एक रात जो है बीजेपी को CM घोषित कर दिया, फिर अगले कुछ दिनों बाद फिर से शिवसेना वहाँ पे आ गया। तो इससे लिंक करके पूछा जाता है जो करंट अफेयर, ताकि आप ये नहीं कि बस अंदर में बैठ के मेढक टाइप का आप पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं है, आपको बाहरी नॉलेज भी होना चाहिए। इसी तरीके से जो है इकोनॉमिक्स में आप जो है इसमें करंट के साथ साथ जोड़ के पढ़ना होता है। तो जब करंट के साथ साथ जब जोड़ के पढ़ते हो तो सबसे पहला जो हम टॉपिक पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में, और आज मैं आपको बता रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ मैं आज का जो क्लास है वो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है। मतलब आज इन कुछ दिनों में जब तक हमारा इकोनॉमिक्स कंप्लीट होता है तब तक हमको क्या क्या पढ़ना है, मतलब हम आज टॉपिक बस देख रहे हैं ना, क्या क्या पढ़ना है हमको, तो पहले वो देख लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, उसके बाद फिर हम डिटेल देखेंगे। तो सबसे पहले चीज़ें देखेंगे वो देखेंगे क्या, नेशनल इनकम। सबसे पहला जो हम देखेंगे वो पढ़ेंगे नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय का मतलब हमारे देश की आय, हमारे इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे वो सभी चीज़ें कि राष्ट्रीय आय हमारे देश की क्या है, राष्ट्रीय आय क्या है, भारत की प्रति व्यक्ति आय क्या है, भारत की GDP के बारे में पढ़ेंगे। पता है ना GDP, ये पूरी चीज़ें पढ़ोगे, भले कि आप ऐसे न्यूज़ बोलना चाहिए गाइड में, बुक में पढ़ लेते हो। GDP मतलब सकल घरेलू उत्पाद, मतलब आप पढ़ लेते हो कि देश के सीमा के अंदर एक वर्ष के दौरान या एक वर्ष के अंदर उत्पादित होने वाली सेवाओं एवं वस्तुओं का मौद्रिक मूल्य, ये परिभाषा रहता है। एक वर्ष के अंदर देश के सीमा के अंदर या एक वर्ष में देश के सीमा के अंदर उत्पादित होने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, इसका एक अलग बहुत बड़ा मीनिंग है। मैं 2 बार एक डेफिनेशन बोला इसका, ऐसे मत लेना इसको शॉर्ट में, नहीं तो इतने बड़े बड़े अर्थशास्त्री लोग GDP बोलते रहते हैं, तो इसका कोई छोटा मतलब नहीं, इसका ब्रॉड मीनिंग है GDP। तो सभी चीज़ें हम पढ़ेंगे, GDP पढ़ने वाले हैं हम, NNP हम पढ़ने वाले हैं, GNP, ये सभी चीज़ें हम पहले ही टॉपिक में पढ़ने वाले हैं।
प्रति व्यक्ति आय क्या है, ये सभी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आप जानते हो कि हम आए दिन सुनते रहते हैं कि हमारे भारत की जो है आय जो है वो कम होती जा रही है ना। तो इन सभी चीज़ों के पीछे, और दूसरी चीज़, एक क्वेश्चन 50 बार से ज़्यादा पूछा गया है कि भारत की जो राष्ट्रीय आय मापने की विधि क्या है। तो ध्यान में रखना, भारत की राष्ट्रीय आय मापने की 3 विधियाँ प्रचलित है। भारत के राष्ट्रीय आय मापने की 3 विधि प्रचलित है, वो तीनों विधि आपको ध्यान में होना चाहिए। पहला आय विधि, दूसरा खर्च विधि और तीसरा उत्पादन विधि। ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि भारत के राष्ट्रीय आय मापने की कितनी विधि है। ये पूरी डिटेल हम पढ़ेंगे कल से, बस आपको मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ कि क्या क्या हमको पढ़ना है। तो आय विधि, खर्च विधि, उत्पादन विधि। जैसे अगर आप बात करते हैं, अगर मान लो आप मकान बना रहे हो, क्या कर रहे हो? अरे भाई बताओ ना, खर्च कर रहे हो। खर्च कर रहे हो तो आप मकान बना रहे हो, तो आपका उत्पादन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये पहले बताओ। उत्पादन हो रहा है ना। और जब आप उत्पादन कर रहे हो, खर्च कर रहे हो, तो किसी के पास जाके आप सीमेंट खरीद रहे हो, किसी के पास से आप सरिया खरीद रहे हो, किसी के पास से आप बजरी खरीद रहे हो, किसी के पास से आप रेत खरीद रहे हो, तो बताइए आय में वृद्धि हो रही कि नहीं हो रही सामने वाले की। और सामने वाले की जब आय में वृद्धि हो रही है तो वो देश में पैसा जा रहा है कि नहीं जा रहा है, मतलब टैक्स के रूप में जा रहा है ना। तो ये एक दूसरे से संबंधित है ये चीज़ें। तो ये सभी चीज़ें, इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, वो सभी चीज़ें हमको पढ़ना है। जैसे आप जानते हो, खर्च से ही समझ लो, अगर मान लो कोई आपका दोस्त जो है लगभग 5 लाख या 2 लाख का मकान बनाया बोलेगा वो, तो आप उसके घर जाओगे ही नहीं और आप समझ जाओगे कि उसका घर कैसे बना होगा। अगर वही कोई दोस्त एक तो ये बोलता है कि मेरा घर 50 लाख का बना है, तो तुम जाओगे नहीं, फिर भी आप समझ जाओगे कि यार ठीक बना होगा। कोई बोलेगा 3 करोड़ का बना हुआ है, बोल देगा, बस आप जाओगे भी नहीं, बोल दोगे वाह आलीशान बना होगा, बोलोगे ना। मतलब आपको सीधी सी बात है, कहाँ से पता चल रहा है, उसके खर्च से। तो ये चीज़ें आपको इसमें पूरा डिटेल आपको पढ़ना है कि राष्ट्रीय आय के अंतर्गत ये सभी चीज़ें आपको पढ़ना है। अब जब हमारे भारत देश की, मैंने आपको बोला कि इतनी हालत खराब है, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय सबका कम है, तो उनके कारण जो है हमारे देश में होने वाली है क्या चीज़, पुअर्टी, मतलब गरीबी। तो दूसरी चीज़ें हमको इकोनॉमिक्स में पढ़नी है, वो क्या चीज़ पढ़नी है, गरीबी। इससे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं कि गरीबी क्या है। हम पढ़ेंगे गरीबी क्या है, मतलब ये गरीबी का मतलब ये हो गया कि वह मूलभूत आवश्यकता, मतलब मूलभूत की जो चीज़ जो व्यक्ति जो है खरीद पाने में या कर पाने में असमर्थ होता है, तो वो क्या हो गया, गरीबी हो गया। ऐसा बोला गया है कि गरीबी के लिए जो समिति बनाई गई है ना, वो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है, सी रंगराजन समिति। बहुत बार पूछा गया है सी रंगराजन समिति, बहुत बार पूछा गया है लकड़वाड़ा समिति। ये समिति आपको बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि ये जो लकड़वाड़ा समिति किससे संबंधित है। बहुत बार ये पूछा गया है कि ये जो गरीबी है, इसका जो मापन करते हैं वो किस तरीके से करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ग्रामीण इलाके में अगर कोई व्यक्ति को प्रतिदिन 2400 कैलोरी की ऊर्जा, 2400 कैलोरी अगर उनको मिल रही है, 2400, मतलब वो गरीब नहीं है। और अगर कोई शहरी व्यक्ति है, उनको अगर प्रतिदिन 2100 कैलोरी मिल रही है, मतलब वो गरीब नहीं है। ये सभी चीज़ आपको किस में पढ़ना है, गरीबी में पढ़ोगे। ठीक है, अभी जब आप गरीबी पढ़ रहे हो, कितने स्तर बनाए गए, ये भी प्रश्न पूछता है कि गरीबी के लिए कितने स्तर बनाए गए। ये सभी चीज़ें आपको डिटेल से पढ़ना है। एक क्लास में लगभग ये गरीबी 1 घंटे के क्लास में हो जाएगा। 1 घंटे में गरीबी है, ये 3 से 4 घंटे में राष्ट्रीय आय लगेगा। 3 से 4 घंटा राष्ट्रीय आय, गरीबी 1। जब ज़्यादा गरीबी है तो गरीबी होने के कारण आपको पता होना चाहिए, हमारे देश में गरीबी है, उसका कारण है अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब बेरोजगारी। भैया अगर रोजगार होता तो गरीबी होता नहीं। कोई व्यक्ति को अगर 25,000, 30,000, 50,000 का अगर सैलरी मिलता तो उसको शौक है क्या इसी रहने का, नहीं ना। वो भी बढ़िया क्या लेता, बस लेता नहीं रे, BMW लेता। बोले पीछे वाले, बताओ क्या लेवाना चाह रहे हो, क्या लेगा मनीष? ठीक है, अपने अपने हिसाब से ले लेना। ठीक है, भावना क्या लोगे, कुछ भी?
तू तो बस ही ले करे, बस बार बार बस बोल रहे हैं, बस मत ले, अभी खड़ा खड़ा देवादा में पंचर भी हो जाएगा। बस वालों का हालात जान रहे हो ना अभी, वैसे कब से खुलने वाला है? नहीं खुल गया मतलब पर्टिकुलर चलेगा कब से, वो तो खैर लोग नहीं जा रहे, इसका अनबंद है। चलिए ठीक है, देखिए इधर तो हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, बस बस सब खरीद लेना, जिसको जो लगता है वो खरीद, कोई ऑटो खरीद सकते हो, कोई BMW बोले BMW खरीद सकते हो, जिनको जो मन है वो खरीद लेना, ठीक है। तो बेरोजगारी की बात कर रहे थे, तो बेरोजगारी, इसके लिए क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछा गया है, वो है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी। इसमें प्रकार पूछा जाता है, बेरोजगारी के प्रकार कितने हैं, ये चीज़ें आपको, इससे अच्छा क्वेश्चन आपको मिलता है, बहुत बार पूछा गया है, प्रच्छन्न बेरोजगारी या छद्म बेरोजगारी क्या है। जैसे मान लेते हैं कि आपके घर एक खेत है और खेत में बढ़िया आपके फैमिली वाले 4 लोग काम कर रहे हैं। कितने लोग काम कर रहे हैं जी? 4 लोग। आप आ गए 5वें और आप भी हाथ बटाने चले गए खेत, तो आपको रोजगार नहीं बोला जाएगा, क्योंकि आपके जाने या न जाने से आपका उनका काम जो है, घर वालों का काम रुकेगा नहीं। वो तो हाँ हेल्प करने गए हो अलग बात है, तो घर में मत बोलना कि मैं तो रोजगार वाला हूँ, समझ रहे हो ना, मतलब आप गए हो हेल्प किए हो वो अलग बात है, लेकिन आप बेरोजगार हो। आपके नहीं जाने से ऐसा नहीं कि घर वाले लोग का नहीं होगा कुछ, तो वो प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत आ जाएगा, ये बेरोजगारी है, ठीक है। अरे ठीक है जी। अब जहाँ देश में बेरोजगारी है, जिस देश में गरीबी है, जिस देश की राष्ट्रीय आय कम है, तो अब बाकी देशों के, विश्व के बाकी देशों के साथ हमारी तुलना होगी कि हमारी जीवन स्तर या हमारी जीवन जीने की दशा कैसी है। तो बताओ कैसी हो सकती है? कमी होगी ना। देखो ना, इतनी सारी गरीबी है, इतनी बेरोजगारी है हमारे देश में, तो जब इंडेक्स निकाला जाएगा, वो इंडेक्स कहलाता है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक। मतलब आप समझ गए होंगे कि जिस देश में इतना सारी प्रॉब्लम है, इतना सारा प्रॉब्लम है, उसका इंडेक्स सीधी सी बात है नीचे ही रहने वाला है। तो हमारा भारत देश की जो स्थिति है, UNDP द्वारा ये चीज़ जारी होती है। तो प्रश्न ये भी पूछता है कि मानव विकास सूचकांक जो है वो कौन जारी करता है। इस सभी चीज़ें आगे पढ़ेंगे, एक घंटे का ये क्लास है UNDP वाला, हाँ सॉरी ये HDI का, ये पूरा पार्ट बचा हुआ है। हम स्टार्ट इससे करेंगे, 2-3 क्लास करने के बाद इसमें आएंगे, इसमें जाएंगे। इस कारण मैं आपको बता रहा हूँ कि हमको इकोनॉमिक्स जब कंप्लीट करना है तो क्या क्या पढ़ना है, इस कारण पहले बता देना चाहिए, ठीक है ना। तो UNDP जब जारी करता है तो हमारी भारत की स्थिति है वो है 129वें नंबर पे। कई बार प्रश्न आया हुआ है, कई बार आया हुआ है। इसके पहले वाले समय में पिछले साल ये था 130वें नंबर पे। अच्छा थोड़ा बहुत एक अंक का एक पायदान का हमारा सुधार हुआ है 129वें नंबर पे। तो प्रश्न सबसे ज़्यादा इसी से आता है कि भारत का क्रम इस HDI में कितना है। ये भी प्रश्न आता है कि HDI में पहले टॉप पर कौन है, कौन रिलीज़ करता है, ये सभी चीज़ें आती हैं। समझ आया? अब इतना सारा प्रॉब्लम हमारे देश में है तो कोई ना कोई विचार करेगा जी। अब कोई ना कोई योजना बनाएगा कि किस तरीके से गरीबी दूर किया जाए, किस तरीके से कृषि को पटरी पर या कृषि आधारित जो उद्योग है या और सभी चीज़ों को या उद्योग को पटरी पर लाया जाए। तो उसके लिए बनाया गया क्या योजना बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है? योजना बनाया जाता है। और उसके लिए कौन है? योजना आयोग है जो कि बनाता है प्लानिंग, और उसको बोलते हैं 5-5 सालों के लिए। तो ये हुआ पंचवर्षीय योजनाएं। अभी तक ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आया है। मतलब 5-5 साल का प्लानिंग बनाते हैं, अगले 5 साल के लिए ये हमको करना है। आप लोग प्लानिंग करते हो नहीं करते हो? नहीं करते हो। अब अलग बात है नहीं करते हो गए तो। अरे यार, जिनका जैसे सैलरी महीने वाले होगा, जैसे
कोई भी यार जो भी है, जो 1,000 कमा रहा होगा, चाहे 10,000 कमाए, चाहे 25,000 कमाए हो, वो बोलता है ना इतने का मैं किराना दुकान का सामान लूँगा, इतने का आज मेरा इस समय बर्थडे तो मेरा पार्टी इस समय इतना को देना है। अब भरपूर पैसा होगा तो बात अलग है कि प्लानिंग नहीं करते होगे। बाकी जिनके पास लिमिट या ये है वो तो करता ही करता है प्लानिंग। नहीं करते हैं क्या तुम लोग? ये सब कैसे आप भरपूर वाले हो? अच्छा, मास्क लगा है इस कारण नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा है, ठीक है। तो पंचवर्षीय योजनाएं हम जारी करते हैं। तो पंचवर्षीय योजना करने के लिए बनाया गया है क्या? योजना आयोग। तो प्रश्न इससे भी आता है कि योजना आयोग क्या है, योजना आयोग की प्रकृति क्या है, योजना आयोग के सदस्य कितने होते हैं। प्रश्न ये भी आते हैं कि वर्तमान में कौन से नंबर की पंचवर्षीय योजना चल रही है। तो बताइए आप मेरे को, और जो बताइए कि कौन से नंबर की पंचवर्षीय योजना चल रही वर्तमान में। तो वर्तमान में मोदी जी के आने के बाद से पंचवर्षीय योजना नहीं चल रही है। जो लास्ट पंचवर्षीय योजना चली वो थी 12वीं पंचवर्षीय योजना, जिनका टाइम पीरियड था 2012 से 2017 के बीच। तो इस 12वीं पूरा 12 पंचवर्षीय तक को हमको पूरा डिटेल से पढ़ना है कि किस किस पंचवर्षीय में क्या क्या हुआ, किस किस पर आधारित था। जैसे पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर आधारित दिया, कृषि को आधार बनाया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना पे उद्योग को आधार बनाया था, पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में, हेराल्ड डोमाल्ड की अध्यक्षता में। ये सभी चीज़ें आपको इसमें पढ़ना है। एक अच्छा क्वेश्चन आपको अक्सर आपको देखने और सुनने को मिल जाएगा कि रोटी कपड़ा मकान, बताओ क्या होगा? रोटी कपड़ा मकान। रोटी, खाद्यान्न और उत्पादन। रोटी, खाद्यान्न, उत्पादन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? यह प्रश्न आया हुआ है। इसका आंसर आएगा 7वीं पंचवर्षीय योजना। प्रश्न तो ये भी पूछा जाता है गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया। प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुआ। प्रश्न तो ये भी पूछा जाता है कि हमारे देश में परमाणु जो परीक्षण हुआ था वो किस पंचवर्षीय योजना में होता है। अरे प्रश्न तो ये भी पूछा जाता है जब छत्तीसगढ़ पढ़ोगे तो छत्तीसगढ़ की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के समय हुआ था। समझ रहे हो ना? मतलब वो टाइम पीरियड रहता है, वो टाइम पीरियड के अंदर जो कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हो गई वो उस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आएगी। अब ये पंचवर्षीय योजना जब पढ़ोगे, पांचवी पंचवर्षीय ये पंचवर्षीय योजना, तो इसमें भी कुछ चीज़ें हैं। एक्चुअल में इसको हटाकर मोदी जी ने एक नया नियम, एक नया संस्था ला दिया। उसका नाम रहेगा क्या? नीति आयोग। अब पंचवर्षीय योजना पंचवर्षीय जो को लागू करने वाला जो योजना आयोग हुआ करता था उसको बंद कर दिया गया है, उसके जगह पर ला दिया गया है नीति आयोग। तो हम जब पढ़ेंगे कि ये नीति आयोग की प्रकृति क्या था, नीति आयोग का कार्य क्या है, नीति आयोग में सदस्य कौन कौन होते हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन कौन हुए या कौन है बोलना चाहिए, नीति आयोग के सीईओ कौन हैं। जैसे प्रश्न आता है अमिताभ कांत कौन है, तो अमिताभ कांत जो है नीति आयोग के सीईओ हैं। इससे रिलेटेड देखिए, जब आप योजना आयोग पढ़ेंगे तो उसी के साथ एक और चीज पढ़ेंगे, राष्ट्रीय विकास परिषद। इसी के समय पढ़ेंगे राष्ट्रीय विकास परिषद। तो ये आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा कि योजना आयोग जब बनता था तो इसमें कौन कौन सदस्य हुआ करते थे और राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन कौन सदस्य हुआ करते थे। क्योंकि योजना आयोग सिर्फ और सिर्फ उसका काम क्या रहता है जानते हो? उनको ना घर में बैठना है, फुल एसी रूम में मस्त बैठे, काजू किशमिश जो अच्छा चीज़ है वो खाने वाने को मिलता है, और उसका बस एक ही काम है क्या? सोचने का। उनको सरकार उसी का पैसा देता है कि भैया तुम सोचो, लेट के सोचना है, खड़े होकर सोचना है, जैसे सोचना है, लेकिन सोचो। अब क्या सोचना है? अब पता चले घर बार के बारे में सोच रहे हैं, ऐसा नहीं जी। उनको ये सोचना है कि पंचवर्षीय योजना बनाना है ना, तो अगले 5 साल के लिए क्या क्या है, वो योजना आयोग का काम है ये। अब ऐसा नहीं भैया एसी रूम बोलो तो एसी रूम में बैठना, ऐसा नहीं होता, दौरा भी करते हैं भैया वो लोग, तभी तो कुछ सोचेंगे क्या।
घर दीवार में एकदम बैठ के थोड़ा कोई सोचेगा, बाहर भी निकलते हैं। तो इनमें क्या होता था कि योजना आयोग जो है ना, योजना आयोग सिर्फ और सिर्फ क्या करता था, प्लानिंग करता था। उसके बाद जो राष्ट्रीय विकास परिषद जो होता था ना, वो उसको अनुमोदन करता था कि भैया हाँ ठीक है, पाटन में ये करना है। नेशनल लेवल पे बात कर रहा हूँ मैं, छत्तीसगढ़ लेवल पे, छोटा लेवल पे बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये अनुमोदन कर देगा राष्ट्रीय विकास परिषद, तब वो फॉलो होगा, तब ठीक है। योजना आयोग का सिर्फ और सिर्फ क्या करता था, प्लानिंग करता था। राष्ट्रीय विकास परिषद जब बोलता था भैया ठीक है अब होगा, तब होता था। लेकिन नीति आयोग में अब वो चीज़ें कुछ हटा दिया गया है, क्योंकि जब योजना आयोग जब करते हैं ना, तो जब इसके सदस्य पढ़ते हैं तो पहले जब प्रश्न आता था, हर बार ये प्रश्न पूछता था कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो आप लोग मेरे को बताइए, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन हुआ करते थे, या नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो हमेशा याद रखना, नीति आयोग के अध्यक्ष हमेशा कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री। प्रश्न कभी मत बोलना कि नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। अब बोलोगे सर क्या है बोल रहे हो आप। नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। भारत के प्रधानमंत्री बोलना और श्री नरेंद्र मोदी बोलना दोनों अलग अलग चीज़ हैं। अभी के लिए तो ठीक है, कॉपी में लिख दोगे श्री नरेंद्र मोदी करके। आज से लगभग कितने साल, फिर से पेपर कब हो गई, 22-24 में, 24 में अगर मान लेते हैं कि दूसरा बन गया मान लो, तब उस समय आपको उस नाम को काटना पड़ेगा नरेंद्र मोदी का। ठीक है, तो मतलब ये है कि पदेन सदस्य होते हैं। पदेन सदस्य का मतलब होता है कि जो भारत के प्रधानमंत्री होंगे वही इसके क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। जरूरी, अब हमेशा जरूरी नहीं है कि नरेंद्र मोदी ही रहें। ठीक है, तो नीति आयोग पढ़ेंगे इसके बारे में, और फिर इसमें पूरा डिटेल आपको पढ़ना पड़ेगा। अब जब ये सभी चीज़ें आप पढ़ लेंगे, नीति आयोग और ये सब चीज़, तो कहीं ना कहीं आपको इसमें अब अर्थव्यवस्था में आ जाएंगे अगला टॉपिक में। और जब अर्थव्यवस्था में आएंगे तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम आरबीआई। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? आरबीआई। तो क्या नंबर है? 8वां। आ जाएंगे आरबीआई, जिसको बोला जाता है बैंकों का बैंक। तो हम पढ़ेंगे आरबीआई के कार्य, हम पढ़ेंगे आरबीआई नोट कब छापता है, हम पढ़ेंगे आरबीआई अधिकतम कितना तक नोट छापता है। आपको याद होगा 8 नवंबर की वो घटनाएं जिसमें रात 8 बजे प्रधानमंत्री मोदी जी आके बोले थे, याद है? तो उसके बाद नए नोट रिलीज हुए थे, 10 रुपए के, 20 रुपए के, 50 रुपए के, 100 रुपए के, 200 रुपए के, 500 के और 2000 के। तो 2000 के नोट के पीछे क्या दर्शाया गया है, 500 के नोट के पीछे क्या दर्शाया गया है, 10 रुपए में क्या दर्शाया गया है, किसमें कोणार्क दर्शाया गया है, किसमें आपको बोला जाए कि मंगलयान दर्शाया गया है। ये सभी चीज़ें इसके अंदर आप पढ़ोगे। इसी के अंदर आप पढ़ोगे। जब आप आरबीआई पढ़ रहे हो तो इसी के अंदर आप देखोगे ना, कई सारे अभी बैंकों में घोटाला हुआ, पीएनबी घोटाला हो गया, यस बैंक घोटाला हो गया, पढ़े ना अभी आपने कई बार अभी, है ना। तो ये सभी चीज़ें इसी में आप पढ़ने वाले हो। इसी में आप ये पढ़ने वाले हो कि बैंकों का विलयीकरण हुआ है। आपको पता होगा हमारे साइड वाले देना बैंक, विजया बैंक, इन जो का सब बीओआई में हो गया, तो टोटल 10 बैंकों का हुआ है। ये सभी चीज़ें इसी आगे इसी में पढ़ने वाले हैं। कौन, अब इसके जब इनके जो है अगर कार्यकारी संगठन की बात करेंगे तो कौन गवर्नर है, कितने डिप्टी गवर्नर है, सरकार का नियंत्रण किस प्रकार से आरबीआई में रहता है, ये सभी चीज़ें फिर आप आरबीआई में पढ़ोगे। आरबीआई किस अधिनियम से बना था, आरबीआई के मुख्यालय कहाँ है, आरबीआई का गठन कब हुआ था, इसके अंदर जो कुछ बैंक है, एसबीआई जैसे कुछ बैंक है, वो सभी चीज़ें आरबीआई के अंदर पढ़ोगे। ठीक है जी, इतने में सुस्त हो गए क्या? नहीं ना, सुस्त बिल्कुल नहीं होना है। अब ये चीज़ें जब आप आरबीआई से निकल जाएंगे बाहर, जब आप आरबीआई से बाहर निकल जाएंगे तब एक चीज़ जब आरबीआई से लिंक करते हुए पढ़ेंगे वो है आपका फेवरेट शेयर मार्केट। शेयर मार्केट पढ़ने वाले हो। एक प्रश्न पहले, आज से 10 साल पहले ये प्रश्न बहुत आता था कि तेजड़िया व मंदड़िया शब्द किससे संबंधित है, तो वो शेयर मार्केट से संबंधित है। इसमें आप पढ़ोगे कि अभी कोरोना काल में आप जानते हो सबसे बड़ा चर्चित यही शेयर मार्केट रहा है। तो इसमें सेंसेक्स क्या होता है, निफ्टी क्या है, इसमें बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या है, ये सभी चीज़ें आप शेयर मार्केट में पढ़ोगे। ठीक है।
तो ये सब चीज़ आप किस में पढ़ने वाले हो, शेयर मार्केट में पढ़ने वाले हो। जब ये चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी, जब ये पूरी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी, फिर आप जो है इसमें मुद्रा के बाद अब इसमें बजट पढ़ने वाले हो। फिर क्या पढ़ने वाले हो, बजट पढ़ने वाले हो। और ये बजट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इकोनॉमिक्स में, कि सरकार आने वाले सत्र के लिए 2020-21 के लिए क्या क्या निर्धारित बजट बनाया हुआ है, किस किस क्षेत्र के लिए क्या क्या प्रावधान रखे हुए हैं, किस क्षेत्र में वो ज़्यादा खर्चा करने वाला है, किस क्षेत्र में वो कम खर्चा करने वाले हैं, किस क्षेत्र से उनको सबसे ज़्यादा आय मिलने वाले हैं, किस क्षेत्र से उनको सबसे कम आय मिलने वाला है। बजट ध्यान, एक और ध्यान में रखना कि जब अभी कोरोना काल में एक वर्ड बार बार यूज हो रहा था, एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मिनिमम इंटरप्राइजेस, इसकी बहुत चीज़ें उन्होंने बात किया था। ये चीज़ें देखने वाले हैं। राजकोषीय घाटा क्या है, राजस्व घाटा क्या है, प्राइमरी क्या है, ये सभी चीज़ें हम इस बजट के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। एक प्रश्न जो है मेरे को अच्छे से याद नहीं आ रहा है, बट वो क्वेश्चन जो है वो समुद्री संग्रहालय से क्वेश्चन था कि बजट में समुद्री संग्रहालय कहाँ बनाने की घोषणा हुई, ये प्रश्न आया हुआ है। तो इसका आंसर आ जाएगा लोथल। क्या आएगा, लोथल, समुद्री संग्रहालय। और लोथल जब आ गया तो आपके दिमाग में थोड़ा सा क्लिक करना चाहिए कि ये लोथल कहाँ है। तो लोथल जो है वो गुजरात में है। और लोथल जो है वो किस सभ्यता से जुड़ा हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है। और ये लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था, पत्तन था, गोदी था। ठीक है, तो ऐसा लिंक करके आपको इसमें पढ़ना है। जब ये बजट पढ़ लेंगे तब आपको इसमें आपको जोड़ते हुए थोड़ा सा मोड़ते हुए हम आ जाएंगे किसमें, और वो है हमारा सबसे बेस्ट क्या, एग्रीकल्चर। क्या जी, एग्रीकल्चर। भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ किसको माना जाता है, कृषि को माना जाता है। और भारतीय कृषि निर्भर है किस पर, मानसून पर। और जब भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर है, इस कारण आप जानते हो कि हमारे देश के किसानों की हालात भी खस्ता है, क्योंकि वो लोग भी निर्भर हो जाते हैं मानसून पर। अच्छा मानसून हुआ तब तो ठीक, नहीं तो फिर तो। इसी कारण आपको पता होगा कि साल 2022 तक प्रधानमंत्री जी ने ये लक्ष्य लगा के रखा है कि किसानों की आय को क्या करना है, दोगुनी करना है। कब तक, सन 2022 तक। तो भैया आय दुगनी करना है किसानों का, तो इनका दो ही चीज़ हो सकता है, दो चीज़ करने से, दो प्रक्रिया अपनाने से आय दुगना हो सकता है। एक तो भैया उनका जो है खर्च जो है, व्यय है, उसको क्या करें, कम करें। जो उनको उर्वरक जो मिलता है, जो उनको बीज जो मिलता है, उनका रेट क्या किया जाए, कम किया जाए। और जो है उनको आय, या बोल सकते हैं उनका जो एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, इसको क्या किया जाए, बढ़ाया जाए। तो ये चीज़ करने से होगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये सभी चीज़ें जो है इसमें आप पढ़ोगे। आपने गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ें लाया, आपको याद होगा मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, आपको याद होगा किसान रेल योजना, 100 और इनाम, सबसे बेस्ट जो है इनाम। इनाम जो है आपको एग्ज़ाम में ज़रूर मिलने वाला है, जिसके अंतर्गत जो है जो कृषि मंडियां हैं उनको जो है एक साथ जोड़ा गया, इनाम। ये सभी चीज़ें डिटेल आपको पूरा पढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप। समझ रहे हैं जी। तो ये किसके अंदर आ गया, एग्रीकल्चर के। और जब एग्रीकल्चर आ गया तो इसको लिंक करते हुए हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर के साथ, वो है क्या, इंडस्ट्री, मतलब उद्योग। तो जब आप उद्योग पढ़ोगे तो सबसे पहले तो यही बात आ जाता है कि भैया हमारे भारत में कितने आधारभूत उद्योग सेक्टर हैं, कितने कोर सेक्टर है। ये प्रश्न पीएससी में भी आया हुआ है, रेलवे में भी आया हुआ है कि कितने कोर सेक्टर है उद्योग, मतलब कितने ऐसे उद्योग है जिसके बिना कोई चीज़ की कल्पना नहीं कर सकते, जिसके रहने से ही आगे कुछ हो सकता है। तो वो कोर सेक्टर है टोटल 8। आप देखोगे लोहा,
बिना लोहा के आप विकास की कल्पना ही नहीं कर सकते। भैया कुछ भी करो, आपको लोहा जरूरत है। लोहा हो गया, उर्वरक हो गया, सीमेंट हो गया, आपका कोयला हो गया, आपका प्राकृतिक गैस हो गया, आपका पेट्रोलियम हो गया, ये सभी के सभी कोर सेक्टर में आते हैं। तो 8 जो है वो कोर सेक्टर के हैं उद्योग। अब इस 8 कोर सेक्टर उद्योग हैं, इसमें भी आप बहुत अलग अलग उद्योग आप पढ़ेंगे। जब हम क्रम से पढ़ेंगे तो सूती वस्त्र कारखाना वाला पढ़ेंगे। इसी में आप जो है पढ़ेंगे क्या चीज़, लौह इस्पात उद्योग पढ़ने वाले हैं। इसी में आप जो है एल्युमिनियम का पढ़ने वाले हैं। इसी में आप कागज उद्योग पढ़ने वाले हैं। इसी में आप कागज उद्योग के बाद अगर आप देखेंगे तो आप जो है पेट्रोलियम इंडस्ट्री के बारे में आप पढ़ने वाले हैं। ये सभी चीज़ें, अभी और बहुत सारा चीज़ छूटा हुआ है, मैं इतना ही में नहीं, मैं बस आपको ऊपर से बता रहा हूँ। ये सभी चीज़ें आपको पढ़ने वाले हैं। अब जब पढ़ने वाले हैं तो इसके आपको बता देता हूँ कि जो उद्योग है उसको भी बांटा गया है कुछ कुछ चीज़ों में। जैसे आपने सुना होगा कंपनी का नाम, कि बड़े बड़े कंपनी आपने सुना होगा, सेल, भेल, गेल, सुने हुए? सेल, भेल, गेल, ये सभी के सभी आप जानते हो महारत्न कंपनियां हैं। तो आप ये पढ़ने वाले हो कि महारत्न कंपनी बनने के लिए, अब ये मत बोल देना भाई ढौर में, सेलूद में एक ठो क्या है, खदान है मान लो, उसको महारत्न कंपनी का दर्जा दे दिया जाए, तो ऐसा तो नहीं है ना, उसका क्राइटेरिया होगा। तो महारत्न कंपनी, नवरत्न कंपनी, मिनी रत्न कंपनी, ये सभी कंपनी क्या क्या होती है, उनके टर्नओवर कितने होने चाहिए, ये सभी चीज़ें आप डिटेल से पढ़ने वाले हो। और जब इतना सब पढ़ोगे, उद्योग भी हमारा हालत ख़राब है, तो सरकार कुछ करेगी। अब सरकार कुछ करेगी तो सरकार इसके लिए योजना बनाता है, और सबसे पहले ये बनाता है भैया तुम्हारा बोलेगा तुम्हारा हालत ख़राब है ना, तो तुम चाइना से मत लो इधर उधर, आप क्या करो, आप करोगे क्या, मेक इन इंडिया। शेरवाला जी, याद है ना शेरवाला, ऐसा पहिया, मेक इन इंडिया। इसी में आप करोगे स्टैंड अप इंडिया, इसी में आप करोगे मुद्रा योजना। ये सभी इंडस्ट्रीज के लिए है। ये पूरी चीज़ें आपको पढ़ना है। मत बोलना है अरे सर ने तो पहले ही क्लास में इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर दिया, ये तो नहीं बोल दोगे। अरे भाई ये ऊपर का है, क्वेश्चन पूछेगा स्टैंड अप क्या है तो नहीं बता पाओगे। मैं आपको बस ऊपर ऊपर का बता रहा हूँ कि ये पढ़ना है, नहीं तो बोल दोगे भाई एक ही दिन में इकोनॉमिक्स खत्म। तो ये क्या पढ़ रहे हैं हमने अभी, उद्योग। उद्योग में भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं। आपको पूछा जाएगा क्या कि भारत का मैनचेस्टर क्या है, कौन है, ये प्रश्न पूछता है। किसी पता है भारत का मैनचेस्टर? अहमदाबाद। दक्षिण भारत के मैनचेस्टर, बोलो ठीक बोल रहे हो, कोयम्बटूर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर, कानपुर। तो ये मैनचेस्टर से संबंधित हो गया, मतलब ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। समझ आ रहा है? तो ये क्या हो गया हमारा, उद्योग हो गया। और जब आपका उद्योग कंप्लीट हो जाएगा तब फिर आप आगे और कुछ पढ़ेंगे। पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? पढ़ना है। और इसी में आप पढ़ लेंगे पॉपुलेशन, इसी में पढ़ लेना पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में ये पढ़ोगे कि हमारे भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है, 1 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत लोग कितना रहते हैं, हमारा जो है भारत में 10 की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, ये सभी चीज़ें पढ़ोगे। एक प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट इस कारण हो जाता है क्योंकि वही एक राज्य है जो कि चीज़ हुआ। जैसे सन 2011 में, सुन रहे हो, सन 2011 में किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही है? अब ये अपने आप में बहुत बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि पूरे के पूरे राज्य जो है अपना जनसंख्या बढ़ा रहा है। चीन किसी भी चीज़ में पीछा करे कि ना करे चीन को, लेकिन हम जरूर बता रहे हैं कि भारत जो है चीन को जनसंख्या के मामले में पीछा ही कर देगा। तो कौन एक राज्य है जो कि माइनस में उनका जनसंख्या हुआ है? तो वो है नागालैंड।
बात समझ में आ रहा है? मतलब यहाँ पे जो है 10 सालों में जनसंख्या वृद्धि दर कम हुई है नागालैंड। ये आगे इसमें पढ़ोगे और बहुत सारी चीज़ पढ़ोगे। साक्षरता दर हो गया, भारत में साक्षरता दर ज़्यादा कौन है केरल, कम कौन है बिहार, टॉप 5, बिलो 5, ये सभी चीज़ें आप इसमें पढ़ने वाले हो। हिंदू कितना परसेंटेज है, मुस्लिम कितना परसेंटेज है, एसटी का परसेंटेज, एससी का परसेंटेज, नंबर में कौन राज्य ज़्यादा है कौन कम है, ये सभी चीज़ें किसमें पढ़ने वाले हो आप? पॉपुलेशन। ठीक है जी। और उसके बाद अंतिम में जब हम आ जाएंगे, लगभग अब अंतिम ही है समझो, और जहाँ तक अभी देखते हुए तो लगभग इतने में कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ तक आपका लास्ट जो आप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सोशल वेलफेयर, या आप बोल सकते हैं सोशल स्कीम, सामाजिक योजना, प्रधानमंत्री मातृत्व योजना। इसमें मैंने आपको बोला था फसल सुरक्षा योजना। आपको पता होगा दिव्यांग वालों के लिए दिव्यांगजन योजना, बालिका के लिए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला योजना, एसटी वालों के लिए अलग योजना, एससी वालों के लिए अलग योजना, ये सब वृद्धों के लिए अलग योजना। ये सभी योजनाएं जो है इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, तो ये आपको इसमें आ जाएगा, तब कहीं जाके आपका इकोनॉमिक्स कंप्लीट होगा। और ये सभी कंप्लीट जो क्लास मैंने आपको जितना चीज़ बताया वो चरणबद्ध तरीके से आपको प्रतिदिन फिर आपको मिलेंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको स्टॉक एक्सचेंज बताया ना, शेयर के मार्केट बताया ना। अब वो शेयर मार्केट को कोई ना कोई नियंत्रित करता है, खुला नहीं छोड़ता है, कोई ना कोई इसको नियंत्रित करता है। तो शेयर मार्केट को नियंत्रित करने वाला कौन है? सेबी। कौन है? सेबी। और ये सेबी प्रश्न आता है एग्जाम में कि सेबी क्या है, सेबी की स्थापना कब हुई, सेबी का मुख्यालय कहाँ है, सेबी का चेयरपर्सन कौन है, ये सभी चीज़ें इसमें आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो कल से, आज हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था, कल से आएंगे तो हमारा पहला टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। और जब इसको आप लगभग 3 से 4 दिन में नेशनल इनकम कंप्लीट कर लेंगे, फिर गरीबी 1 दिन का और बेरोजगारी 1 दिन का। ठीक है, पढ़ते रहना है। फिर आपको नोट्स जो है मैं आपको देते जाऊंगा, नोट्स आप डेली पढ़ के आइएगा। तो इस तरीके से क्लास भी जल्दी होते जाएगा। ठीक है, जो ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं वो तो उन लोग का डेमो क्लास होगा, तो डेमो क्लास वाले लोग फिर जैसे फिर एडमिशन लेना है उस हिसाब से फिर आपको कांटेक्ट करना है। ठीक है जी, चलिए।